Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, accounts from incomplete records. अभी तक जो हम चैप्टर कर रहे थे वो हम अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू जो हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा कि रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और हम उसको समराइजिंग पे ख़त्म करते हैं। मीन्स आपने जर्नल बुक बनाई, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स बनाई, सब्सिडरी के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनल अकाउंट तैयार करे। वो सब हम पढ़ रहे थे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। लेकिन एक अलग से हमारे पास मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मीन्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब ऐसी जो अकाउंटिंग जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं तैयार करते उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है? देखो, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन करते थे। आप वहाँ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तैयार करते थे और लास्ट में फाइनल अकाउंट तैयार करते थे। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जिन बिजनेसेस का जो बिजनेस का लेवल है या बिजनेस का स्केल है वो बड़े स्केल पे नहीं है, लार्ज स्केल पे नहीं है, तो उस केस के अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करने की बजाय सिंगल एंट्री सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम प्रॉपर बुक्स बनाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, तो वो आप सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका बिजनेस का स्केल बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो उन बिजनेस के अंदर हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की चाय की शॉप है, किराने की शॉप है या किसी की सब्जी की शॉप है, तो उनको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग भी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको लास्ट में यही जानना होता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ड्रॉइंग कितनी थी। तो उस अकॉर्डिंग हम सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू भी प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के जो फीचर्स हैं, सबसे पहले आता है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनली। इसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, आप एक सिंगल कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक के अकॉर्डिंग आप फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो ओरिजिनल वाउचर पे डिपेंड होता है। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में हम वाउचर से रिकॉर्डिंग का काम करते थे, जर्नल बुक्स बनाते थे, लेकिन यहाँ आपको जर्नल लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ओरिजिनल वाउचर से भी फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। और ये सुटेबल रहता है सोल ट्रेडर्स के लिए और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जिनका बिजनेस का स्केल एक बड़े स्केल पर नहीं है। इसके इनका रीज़न क्या होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को बनाने का? एक तो ये सिंपल मेथड है, इसमें खर्चा कम आता है और सभी कंसर्न के लिए सूटेबल है, और इसमें प्रॉफिट और लॉस इजीली कैलकुलेट हो जाता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव है, वो इनकी लिमिटेशंस बन जाती हैं। जैसे इन लिमिटेशंस की वजह से ही हम डबल एंट्री सिस्टम बिजनेस यूज़ करते हैं। लिमिटेशन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनाना इजी नहीं है। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम पूरी चीज़ें मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अकाउंट तैयार करते हैं, तो वहाँ ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनता तो हम प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट में नहीं बना सकते। हालांकि इसके अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल बैलेंस शीट है वो इसके अंदर नहीं बनाई जा सकती। इंटरनल चेक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाउचर के ऊपर हम इसको तैयार करते हैं, तो अगर वाउचर नहीं है तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं बनता। डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी, डबल एंट्री सिस्टम में हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में इसको हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसको किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं? दो मेथड हैं, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा आता है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। तो डबल एंट्री सिस्टम मेथड, तो ये आपका जो मेथड है सेकंड वाला, ये सिलेबस से कट गया है। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इजीली है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से आपको प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा। तो उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है? जो प्रॉफिट हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। आप क्या करें? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करें और ड्राइंग जितनी बिजनेस की है वो फाइंड आउट करें, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल कितनी है वो फाइंड आउट करें एंड एडिशनल कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हम ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं और एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते हैं, आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है अगर नहीं दी हुई तो, और
ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट सम के अंदर हमें गिवन है, जो फर्स्ट सम गिवन है उसके अंदर दिया हुआ है अनुराग कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द हिज बिजनेस, ही गिव्स यू the following information: capital at the beginning of the year, capital at the end of the year, drawing made during the year, and additional capital introduced during the year. You are required to calculate profit or loss made during the year. आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ड्रॉइंग्स गिवन है, एडिशनल कैपिटल है। तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉपर तरीके से लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी आपको ईयर एंड दिया होगा, यहाँ दिया नहीं हुआ तो इसलिए हम इसको डैश डैश लगा के छोड़ देंगे। और उसका जो फॉर्मेट है क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल 620 दी हुई थी, ड्राइंग 2,50,000, तो टोटल आ गया 8,70,000। उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस कर दें 30,000 एंड क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल जो गिवन थी 8 लाख, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, जो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकलेगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो उसके लिए पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना पड़ेगा, उससे हमें ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जैसा कि सेकंड सम के अंदर है, कविश हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद ए कैपिटल ऑफ 3 लाख। अब देखो, स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016, ये आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। At the end of the year on 31st March 2017 the position of asset and liabilities, आपको 31st मार्च 2017 को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश एट बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, क्रेडिटर एंड बिल पेबल। मीन्स आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिस में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोल देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आप जैसे बैलेंस शीट बनाते थे नॉर्मली, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, उस तरीके से इसको लिखते जाएंगे। कैश एट बैंक एसेट साइड में 25,000, फर्नीचर एसेट्स में 2,20,000, मशीनरी एसेट्स में 75,000 एंड स्टॉक एसेट्स में 60,000, डेटर एसेट्स में 40,000 और क्रेडिटर आप लिख देंगे लाइबिलिटी साइड 70,000, बिल पेबल 20,000। तो सारी एसेट्स का टोटल कर लेंगे 4,20,000 और 4,20,000 में से ये क्रेडिटर एंड बिल पेबल माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी 3,30,000। ये आपके पास जो बैलेंस आएगी ये क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी 3,30,000, जो बैलेंसिंग फिगर है। इसको आप लिखेंगे भी सही, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31st मार्च 2017, एज एट 31st मार्च 2017 मतलब क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो यहाँ हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। ऐसा भी हो सकता था कि किसी समय आपको ओपनिंग कैपिटल ना दियो, तो उसके लिए हमें एज इट इज एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना पड़ेगा, उससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, जैसा कि नेक्स्ट सम में दिया हुआ है। नेक्स्ट सम या उससे नेक्स्ट सम में आपको देखो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही गिवन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल निकालें, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल निकालें। यहाँ हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन थी तो इसलिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ा। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। तो उसके अंदर वही फॉर्मूला सेम, क्लोजिंग कैपिटल ये हमने कैलकुलेट करी थी 3,30,000, तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ड्राइंग ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। तो क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो 1 to 9 सम्स के अंदर आपको इसी तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है किसी सम के अंदर आपको ड्राइंग गिवन नहीं है या एडिशनल कैपिटल गिवन है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यही है। उसके बाद जो हमारे पास 10th और 11th सम आते हैं उसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन होती है, जैसा कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट सम के अंदर किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट सोल्व करके दिखाना है। मेरे पास जो बुक है सम नंबर उस बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 11 है, अशोका इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। आप स्टेटमेंट मैच कर सकते हैं, किसी बच्चे की बुक में हो सकता है कि सम नंबर 12th हो या 10th हो, तो अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये सम है। तो उसके अंदर देखो हमें क्या दिया हुआ है, आपको जो बैलेंस गिवन है, एक तो आपको उसके अंदर बैलेंसेस गिवन है 31st मार्च 2015 के और एक बैलेंसेस गिवन है 31st मार्च 2016 के। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर, बिल पेबल, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करेंगे, एक ईयर के बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे, एक ईयर के बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का बैलेंसेस यहाँ लिख लिए है। तो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा 4,60,000, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आएगा 1,82,000।
तो आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखेंगे जैसा कि सम के अंदर जो सोल्यूशन दिया हुआ है। तो मेरे को जो पॉइंट बताना था आपको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बताना था, इसीलिए मैंने वो फॉर्मेट नहीं बनाए, मैंने डायरेक्ट वहाँ के उसका बैलेंस उठा लिया। तो क्लोजिंग कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर थी वो थी 4,60,000 और ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस था 1,82,000। नीचे आपको दिया हुआ है ड्रॉइंग 10,000 पर मंथ, तो 10,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 एंड फ्रेश कैपिटल दी हुई है 2 लाख। उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, ए बैड डेट्स और ₹2,000 एंड प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर। तो इनको भी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो आपके पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,98,000 जैसा कि हम पहले कर रहे थे। अब आपको कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उन एडजस्टमेंट्स का भी ट्रीटमेंट करेंगे। जो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर दे, जो इनकम है प्लस कर दे। जैसा कि बैड डेट्स गिवन है आपको 2,000 तो माइनस हो जाएगा। प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स पे, तो देखो जो बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है वो फर्दर बैड डेट्स हो गया। तो आप क्या करेंगे, जो डेटर आपको गिवन है क्लोजिंग डेटर, तो क्लोजिंग डेटर में से 2,000 माइनस करके 1,40,000 क्लोजिंग डेटर है, उसमें से 2,000 माइनस करके उसके ऊपर प्रोविजन बनाएंगे 5% 6,900, वो भी माइनस हो जाएगा। एंड आफ्टर देन आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो भी आपके एक्सपेंसेस है, माइनस हो जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हम प्लस कर देंगे, मैंने माइनस वाली चीज़ें इकट्ठी लिखी हुई हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस जो प्लस वाला है वो बाद में लिख लिया। डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर और मशीनरी पे, तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट वाले जो बैलेंस दिए हूँ उन पे लगेगी। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी 6,000 और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी 10,000। मशीनरी का बैलेंस था 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000 एंड फर्नीचर पे जो फर्नीचर का बैलेंस है 60,000, 60,000 का 10% 6,000। तो आप सभी एक्सपेंसेस माइनस कर लें और जो एक प्रीपेड इंश्योरेंस था वो प्लस हो जाएगा, वो आपके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो इसलिए एक्सपेंसेस माइनस और प्रीपेड इंश्योरेंस प्लस, तो आपके पास प्लस माइनस करने के बाद आ जाएगा 1,71,400। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब देखो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ आपको एडजस्टमेंट में दी होती है उसकी डबल ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ आपको एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बना के दिखाना पड़ेगा, मीन्स एक और बैलेंस शीट बना के दिखानी पड़ेगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेस उठा के उसके अंदर जो एडजस्टमेंट है उनको एडजस्ट करके आपको फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। तो देखो कैसे इसको बनाएंगे, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट के बैलेंसेस उठाते जाएं। आपको कैश इन हैंड दिया हुआ 24,000, तो एसेट्स में लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो, एज इट इज आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन ही नहीं है तो छोड़ देंगे। स्टॉक 80,000 था, तो स्टॉक आपके पास 80,000 आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर 40,000 एज इट इज, कोई हमने एडजस्टमेंट नहीं करी। डेटर्स हमें गिवन है 140, तो 140 में से जो ये फर्दर बैड डेट्स है ये माइनस कर देंगे 138। इसके ऊपर हमने प्रोविजन बनाया हुआ था 5%, वो यहाँ से माइनस, ये देखो साथ साथ डबल एडजस्टमेंट भी होती जा रही। तो नेट डेटर आ जाएंगे 1,31,100। आफ्टर देन हमें दिया हुआ है बिल पेबल, बिल पेबल आपकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में एज इट इज लिख देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं थी। फर्नीचर हमें गिवन है 60,000, तो उसकी डेप्रिसिएशन थी 6,000, तो ये माइनस कर देंगे 54 आ जाएगा। उसके बाद हमें गिवन है बिल रिसीवेबल, एज इट इज बिल रिसीवेबल लिख देंगे 28,000। आफ्टर देन मशीनरी गिवन है, मशीनरी 1 लाख थी तो उसकी डेप्रिसिएशन थी 10,000, माइनस करके 90,000 लिख देंगे। आफ्टर देन इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज लिख देंगे। अब ये सब चीज़ें लिखने के बाद आपने देखना है कि कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। देखो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई थी तो उसको लाइबिलिटी में लिख देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया था उसको एसेट्स में लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में हमें वहाँ कैपिटल निकाली हुई थी तो वो कैपिटल अब आपने छोड़ देनी है। कैपिटल का फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर से ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट। अब आपको नेट प्रॉफिट ऐड करना है आफ्टर एडजस्टमेंट, तो ये 1,71,400 यहाँ प्लस हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट ऐड एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, तो ये आपके पास आ जाएगी 4,34,400। तो आपका इनका भी ट्रीटमेंट सेकंड टाइम हो गया। मतलब ये सब चीज़ें हमें एडजस्टमेंट में गिवन थी, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, तो इनका भी हमने डबल ट्रीटमेंट कर दिया। और ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, इसका भी डबल ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद आप बैलेंस शीट मैच करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो आपका सम सही है, अदरवाइज गलत है। तो आपको ये एडजस्टमेंट वाले सम तक ये चैप्टर करना है। इसके बाद आपको जो टॉपिक गिवन है वो हमें गिवन है कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस से अब कट गया है तो इसके सम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग 11 to 12 सम बनते हैं, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग आपके 11 सम बनते हैं। तो इस ये जितने भी आपके सम्स हैं 12 सम बनते हैं ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। तो ये सम आपको जो अनसोल्व सम है वो आपकी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ये चैप्टर बड़ा इजी सा ही है, इतना ऐसा ही इसके अंदर टॉपिक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारा एक चैप्टर पहले रह गया था 5th चैप्टर,
या कंप्यूटर वाले जो चैप्टर में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो टॉपिक कवर करेंगे, तो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जो हमारा सिलेबस का प्रैक्टिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थियोरेटिकल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।